रात का मंजर, आग के शोले आसमान को चमका रहे हैं। सर्द हवाओं में दरख्तों की सरसराहट सुनाई दे रही है। जैक और उसका दादा एक पुराने किले के टूटे हुए सतून के पास बैठे हैं। दादा खंजर को धीरे धीरे साफ कर रहा है और जैक तजस्सुस से उनकी तरफ देख रहा है। जैक आग की रोशनी में चमकते हुए खंजर को घूरते हुए, दादा, क्या आपने कभी कोई जंग देखी है? क्या आप जानती हैं कि एक बादशाह कैसे जीतता है? दादा धीमी आवाज में, बादशाह? जैक, जंग बादशाहों के लिए नहीं, दिमाग वालों के लिए होती है। और एक हारे हुए बादशाह का दिमाग अगर चालाक हो तो वो पूरे लश्कर को जिता सकता है। और कायदिश में यही साबित हुआ था। जैक, कायदिश? वो कैसे? क्या वो ताकत की जंग थी? दादा हल्के स्माइल के साथ, ताकत नहीं बेटा, वो चालाकी और धोखेधड़ी की जंग थी। एक लश्कर ने दुश्मन को अंधे एतमाद के जाल में फंसाया और दूसरे ने अपने हर सिपाही को शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। हर कदम पर एक चाल, हर वार के पीछे एक हिकमत। जैक, तो दादा जीता कौन? दादा, कायदिश में कोई नहीं जीता जैक, लेकिन एक सबक हर कोई ले गया। हमेशा मैदान में नहीं, जंग दिमाग में जीती जाती है। और कायदिश का मैदान वो सिर्फ जंग का नहीं, एक हिकमत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मिस्र से। हेक्सॉस डायनेस्टी को जब खत्म किया गया तो मिस्र में जब वापस हुकूमत फेरो डायनेस्टी की आई तो उन्होंने अपनी एक्सपेंशन कैनानाइट स्टेट्स की तरफ की। ये कैनानाइट स्टेट्स आज के सराय सीना और इजराइल, पैलेस्टाइन और लेबनान और शाम के इलाके आते हैं। तो साल 1400 BCE में ईस्ट वाली साइड पर एक किंग जो कि हिटाइट अंपायर कहलाता है, हिटानी अंपायर, वो अब अपने लगातार एक्सपेंशन साउथ की तरफ कर रहा था। वो साउथ के कुछ इलाकों को कैप्चर करता है, यानी कि ईरान वगैरह उसके अंडर आते हैं। ये सल्तनत मॉडर्न डे टर्की से उठती है, यानी कि अनातोलिया से। और जब वो ईरान वगैरह को कैप्चर करती है, वो शाम तक पहुंचती है। तो जब वो देखती है कि इतना बड़ा अंपायर उसके सामने खड़ा है, इजिप्शियन अंपायर, वो सोचती है कि ये काल को मेरे लिए खतरा बन सकता है। हिटानी अंपायर इसको कैप्चर करती है। वो सीरिया की तरफ कैंपेन लॉन्च करती है और वो कैनानाइट स्टेट के कुछ इलाके कैप्चर कर लेती है। अब ये साल था 1344 का। अब उस वक्त इजिप्ट में एक किंग थे, सेटानी वन। वो जब देखते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या, इन्होंने हमारी लैंड कैप्चर कर ली। तो वो इसको वापस ले लेते हैं, रिकैप्चर करने के लिए कैंपेन लॉन्च करती है। लेकिन वो इस इलाके को कुछ वापस लेते हैं, लेकिन जो सीरिया का इलाका था वो उसको पहले कंट्रोल करता है, लेकिन बाद में वो उसको स्टेबल नहीं कर पाते और वो वापस चला जाता है। अब साल आ गया था 1280 का। अब एक न्यू किंग रामसेस सेकंड इजिप्ट में आता है और वो सोचता है कि अब हिटानी अंपायर को सबक सिखाना पड़ेगा। वो एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करता है कैनानाइट स्टेट की तरफ और वो सीरिया के इलाके को वापस लेना चाहता है। वो अब एक छोटी सी आर्मी तैयार करता है। उसे छोटी तो कहना एक बेवकूफ़ी हो कि जैक, क्योंकि उस आर्मी में 2000 चैरियट्स, यानी कि मॉडर्न डे के टैंक्स, उसको चैरियट कहते थे उस वक्त। वो एक घोड़ानुमा एक गाड़ी होती थी जिसके साथ हथियार होते थे और उसमें कुछ फौजी लगे होते थे साथ। और 16,000 की इन्फेंट्री, यानी कि 16,000 इन्फेंट्री थी, जिसमें तीर कमान वाले लोग भी थे। अब ये आर्मी 1275 BCE को मार्च करती है ईस्ट वाली साइड पर। अब हिटानी अंपायर को भी पता चल जाता है कि उनके खिलाफ इन्होंने जंग कर दी है। अब हिटानी भी अपना प्रिपरेशन शुरू कर देते जंग की। रामसेस सेकंड इजिप्शियन अंपायर अपनी इन्फेंट्री को 4 यूनिट्स में डिवाइड करता है। ईच यूनिट 4,000 का होता है और उनको वो लोकल नाम गॉड के नाम पर रखता है, यानी कि उनमें से एक अमोन, एक रा, एक ता और एक सेट। ये 4 ग्रुप्स होते हैं उसके जंग में।
और वो चारों डिवीजनों को साथ लेकर जाता है। और जब वो कैडिश सिटी के बाहर पहुंचता है, ये एक कैडिश सिटी था, कैदेश जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो इस सीरिया में मौजूद था। और यही वो जगह थी जो वो बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे हिटानी एम्पायर। जैक, तुम्हें पता होगा कि बफर जोन क्या होता है? बफर जोन होता है जब एक अपने एनिमी दुश्मन को रोकने के लिए एक इलाका इस्तेमाल करना क्योंकि उसके आगे ना बढ़ सके। तुम्हें याद हो कि हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे ही हुआ था जब अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान को एज अ बफर जोन इस्तेमाल किया था रशिया के अगेंस्ट, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा एम्पायर था उस वक्त। यही वजह थी उस वक्त हिटानी एम्पायर को, क्योंकि वो उसको अपने सर्वाइवल के लिए खतरा समझते थे। अब वो आर्मी लेकर आ जाती हैं। अब कैदेश के बाहर इजिप्शियन आर्मी आ चुकी है और उसकी 4 डिवीजन्स भी। अब उनको एक ताजर मिलता है जो कि एक्चुअल में ताजर नहीं था, वो एक एजेंट था हिटानी एम्पायर का। वो ताजर उनको फेक न्यूज़ देता है। वो कहता है कि अभी तो वो आर्मी बहुत दूर है, आप इतना जल्दी पहुंच गए। अब जो रेमसेस था वो उस पर यकीन कर लेता है। वो कहता है वाकई यार हम जल्दी पहुंच गए, अब हमें कैडिश सिटी में आगे जाना चाहिए। वो कैदेश में जाने के लिए अपनी आर्मी की फॉर्मेशन करता है। वो आमोन जो डिवीजन थी उसके साथ खुद चला जाता है आगे, और रा को कहता है आप जाएं साउथ वाली साइड पे और खुद वो नॉर्थ वाली साइड पे। और जो दूसरे 2 ग्रुप थे ता और सेट, उसको बाहर खिलाता है, रोकता है। अब वो अंदर जाते हैं। तो जो हिटाइट एम्पायर था, हिटानी एम्पायर, वो वहाँ पर एम्बुश लगाकर बैठा था। वो भी अपने एक डिवीजन को जल्दी से राह पर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। अब राह के लिए जा रही होती है उनकी डिवीजन और वो उस पर अटैक करते हैं। वो ऐसा ज़ोरदार अटैक करते हैं कि राह को रिट्रीट करना पड़ता है उसकी डिवीजन को। और अब वो डिवीजन जब पूरी तरह रिट्रीट कर दिया तो वो जब जल्दी जल्दी आमोन के कैंप में जाते हैं जहाँ पर रैमसेस था जिस डिवीजन के साथ, और उसको सारा माजरा बताती हैं कि ये हो गया। लेकिन उसके पीछे वो जो हिटानी एम्पायर थी, उसकी जो आर्मी थी डिवीजन, वो उसके पीछे लगी हुई थी, उनके चैरियट्स उनके पीछे थे और वो अब अटैक करते थे। अब जो एमोन थी डिवीजन, वो भी उनकी लेफ्ट में आ जाती है और वो भी अब अंडर अटैक हो जाती है और उनके बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ना नुकसान होता है। लोग भागने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कोई भागे, रैमसेस खड़ा होता है और वो उनको जोश दिलाने के लिए कहता है भागो नहीं, वापस आओ, मैदान में आओ, इनसे लड़ना है। उसके इस बयान से कुछ आर्मी में मोरल हाई होता है, वो वापस आती है, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाती। थोड़ी बहुत शिकस्त देती है, लेकिन इससे पहले कि वो शिकस्त दे, वो जो हिटानी था दूर से, वो मोतल्ली सेकंड जो उसका किंग था हिटानी एम्पायर का, वो देख रहा होता है। वो भी अब कहता है कि ताज़ा सोल्जर्स को जल्दी जल्दी भेजा जाए। वो जल्दी जल्दी ताज़ा सोल्जर्स को भेजता है उस पर अटैक करने के लिए, रैमसेस पे। अब रैमसेस पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उसके बाद वो जब देखता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो फ़ौरन अपने मैसेंजर को भेजता है कि दूसरे मेरे जो 2 डिवीजन्स हैं उनको भी बोलो। अब ये एक यहाँ पर जो चालाकी हुई थी उसके साथ, वो बहुत बुरा हुआ था हिटानी के पास, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि इसकी जो 2 डिवीजन्स हैं वो अभी एम्बुश लगाकर वो भी बैठी हुई हैं और वो अब जल्दी जल्दी आती हैं और वो उसको घेरना शुरू कर देती हैं। जब वो घेरती हैं तो वो उसकी हिटानी एम्पायर यानी कि मोतल्ली सेकंड की आर्मी को पीछे खींचना शुरू कर देती हैं। वो आर्मी पीछे रिट्रीट करने लग जाती है और उसकी इतना खूनी जंग ये साबित हुई उस वक्त की सबसे बड़ी, जहाँ पर इतने लोगों की कैजुअलिटीज हुई। और अब वो जब रिट्रीट करती हैं तो वो दरिया के दूसरे पार चली जाती हैं। ये पूरा दिन एक जंग थी जिसमें किसी की भी कोई क्लियर जीत नहीं हुई और एक स्टेलमेट हो गया। तो अब सेकंड दिन क्या हुआ, ये अब जब दूसरा दिन हुआ तो हिटानी एम्पायर ने एक मैसेज भेजा कि आई वांट पीस। तो अब पहले इजिप्शियन आर्मी का बुरकस निकला था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और ऐसे ये दुनिया का फर्स्ट पीस ट्रीटी बन गए 2 बड़े एम्पायर के दरमियान। और ये एक फर्स्ट एग्रीमेंट था जिसे आज भी अगर आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ें, इंटरनेशनल लॉ जिसमें 2 पहली ट्रीटीज हुई थी, वो ये हुई थी हिटानी और इजिप्शियन एम्पायर के दरमियान।